मैं रणवीर सिंह यादव, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डीएवी इंटर कॉलेज उरई, आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को पढ़ाया था। आज उसी क्रम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अगले पार्ट में शीर्षक है अन्योन्य प्रेरण। इस अन्योन्य प्रेरण को पढ़ाएंगे। आप इसके पहले स्वाप्रेरण को पढ़ चुके हैं और स्वाप्रेरण में आपको बताया था कि यदि किसी कुंडली में प्रवाह धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो मुख्य धारा में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वाप्रेरण कहते हैं। ऐसा आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। यदि हम दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप व समक्ष रखें और पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, इसके लिए ये हमारे पास एक प्राथमिक कुंडली है, ये हमारे पास एक द्वितीय कुंडली है। इस प्राथमिक कुंडली को एक धारा नियंत्रक, बैटरी व कुंडली के द्वारा जोड़ा गया। मान लिया इसके समीप कोई दूसरी कुंडली रखी है जिसे बंद परपथ में धारामापी के द्वारा जोड़ा गया। जैसे ही हम इस कुंजी K को दबाते हैं, प्राथमिक कुंडली की कुंजी K को दबाते हैं, तो वैसे ही इस प्राथमिक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से गुजरती हैं, जिससे कि दूसरी कुंडली के परपथ में जुड़े धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह हुआ कि जैसे ही हम कुंजी को दबाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम कुंजी को खोल दें तो जैसे ही आप कुंजी को हटाते हैं वैसे ही इस द्वितीय कुंडली में पुनः में लगे धारामापी में पुनः क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। ये बात प्रमाणित करती है कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली के बंद परपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो मुख्य धारा में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। इसलिए दूसरी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो प्राथमिक कुंडली के धारा के विपरीत दिशा में होती है। इस घटना का नाम है अन्योन्य प्रेरण। तो कुल मिलाकर के सारी बात का आशय ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप व समक्ष रखकर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके समीप दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कि दूसरी कुंडली के सरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरी कुंडली के बंद परपथ में होने पर इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना का नाम है अन्योन्य प्रेरण। जितना भी हमारी ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। अब बात आती है कि इस अन्योन्य प्रेरण में अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे। मान लिया कि इस प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई और इससे दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान φ2 है।
यदि दूसरी कुंडली में कुल फेरों की संख्या N2 हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का मान N2 पहली कुंडली में प्रवाह धारा के अनुप्रमाणुपाती होगा, अर्थात N2 प्रोपोर्शनल I1। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो यहां से हो गया N2 इक्वल टू MI1 या M इक्वल टू N2 अपॉन I1। यहां पर इस M नियतांक को इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इस फॉर्मूले से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को डिफाइन कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक और इसका ये फार्मूला। मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली के स्तरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। ऐसा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहां पर आपको पता है N2 इक्वल टू MI1, तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। और चूंकि N2 की वैल्यू MI1 है तो यहां से आपका हो जाएगा E इक्वल टू, E का मतलब है दूसरी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसको हम E2 लेंगे तो E2 इक्वल टू माइनस ये हो गया डेल्टा N2 की वैल्यू हो गई MI1 अपॉन डेल्टा टी। और इसके अनुसार अगर हम m की वैल्यू का मान निकालें तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का दूसरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के द्वारा भी हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम इसके आधार पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करें तो अगर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू यानी पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो, एकांक हो, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंतरिक मान को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंतरिक मान को कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इन दोनों फार्मूलों में किसी भी फार्मूले का उपयोग करके हम इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक का यूनिट या मात्रक लें तो यहां से जैसे कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि स्वप्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, उसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का ऐसा ही मात्रक भी हेनरी ही होगा। तो m का या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी हो गया। इसको आपको याद रखना है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक भी हेनरी होता है। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र निकालें तो इस फार्मूले के अनुसार m की न्यूमेरिकल वैल्यू का मान हो गया E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T या m इक्वल टू E इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा I। तो ये आपका हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर। और अगर हम इसका भी विमीय सूत्र निकालेंगे तो इसी प्रकार से ये हो गया m इक्वल टू वोल्ट बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो ये होता हो गया कार्य बटे आवेश इंटू ये हो गया सेकेंड और ये हो गया एम्पियर। और कार्य का विभव होता है mL/t-2, आवेश के लिए t हो गया, समय के लिए t हो गया, आवेश के लिए at हो गया और ये धारा के लिए a हो गया। तो इसका विभव सूत्र हो गया आपका mL/t-2 a-2। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र भी mL/t-2 a-2 होता है।
और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र भी Mn2T-2A-2 होगा। तो याद रखना है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र भी Mn2T-2A-2 होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी का विमीय सूत्र भी Mn2T-2A-2 होगा। और याद रखें कि अगर यहाँ पर इन कुंडलियों के बीच किसी हम लोहे की क्रोड को रख दें या एक ही लोहे की क्रोड पर दोनों कुंडलियों को लपेट दें तो निश्चित है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अगला है इस चैप्टर का शीर्षक दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक P प्रणालिका है और इस प्रणालिका की लंबाई L, इसमें फेरों की संख्या N1 व इसमें प्रवाह धारा का मान I1 है। माना कि इस प्रणालिका के केंद्र पर एक छोटी प्रणालिका S लपेटी गई है और जिसमें फेरों की संख्या N2 है। तो हमें निकालना यह है कि एक दोनों समाक्ष प्रणालिकाओं, ये दोनों एक ही अक्ष पर हैं, अर्थात दोनों ये समाक्ष प्रणालिकाएं होंगी। तो हमें इन दोनों समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के मान को ज्ञात करना है। आप लोग इसके पहले चुंबक में पढ़ चुके कि किसी प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 N/L की तुल्य होता है। परंतु जो P हमारी प्राथमिक प्रणालिका है, इस प्रणालिका में फेरों की संख्या है N1, इसमें बहने वाली धारा का मान है I1। तो कंफर्म है कि प्राथमिक प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस फॉर्मूले के द्वारा B = μ0 N का मान हो गया N1 I1/L के तुल्य होगा। क्योंकि दोनों प्रणालिकाएं एक दूसरे के समक्ष हैं, तो यही चुंबकीय क्षेत्र दूसरी प्रणालिका में उत्पन्न होगा। यदि दूसरी प्रणालिका का क्षेत्रफल A हो तो दूसरी प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान phi = B × A के तुल्य होगा। अगर हम इस B की वैल्यू का मान रखें तो इसका मान हो गया μ0 N1 I1/L × A के तुल्य हो गया। ये हो गया दूसरी प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। अगर हम दूसरी प्रणालिका के फ्लक्स को phi को मान लें तो phi = μ0 N I1/L के तुल्य हो गया। हमें इन दोनों समाक्ष कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है और अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला अभी आप पढ़ चुके N = N2/phi2/I1। अगर हम यहां से phi2 की वैल्यू का मान रखें तो ये हो गया आपका N2/I1 और ये हो गया μ0 N की जगह है N1, तो μ0 N1 I1/L हो गया। ये I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो इन समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान μ0 N1 N2/L के तुल्य होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके हम दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। याद रखें N1 है पहली प्रणालिका में फेरों की संख्या, N2 है दूसरी समाक्ष प्रणालिका में फेरों की संख्या, L है प्रणालिका की लंबाई और A है दूसरी प्रणालिका का क्षेत्रफल। इस फार्मूले का उपयोग करके हम दो समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला इस चैप्टर का शीर्षक है भावार्थ धाराएं, एडी करेंट्स। हमारे वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था फोको। इन्होंने कहा कि यदि
कोई एक धातु का टुकड़ा किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो या टुकड़े की गति के कारण, धातु के टुकड़े की गति के कारण उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, तो उस धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में भंवर धाराएं, चक्करदार मार्ग में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार से जल में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से इस धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में चक्करदार मार्ग में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये भंवर धाराएं बहुत तीक्ष्ण होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, बहुत प्रबल होती हैं, और अगर ये उत्पन्न हो गई तो धातु के टुकड़े को ये लाल तप्त कर देती हैं और उनकी अधिकतम ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय करने लगती हैं। तो इन भंवर धाराएं किसी भी टुकड़े में उत्पन्न ना हो, उसका केवल एक ही तरीका है कि हम इसके किसी भी प्रकार से प्रतिरोध के मान को बढ़ा दें, अर्थात हम प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर किसी भी धातु के टुकड़े में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। इसीलिए जो भी हमारे डायनामा या ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, उनकी जो कुंडलियां बनाई जाती हैं वो कच्चे लोहे की पटलित कोट पर, पटलित कोट का अर्थ है कि कच्चे लोहे की तमाम पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर एक पटलित कोट बनाई जाती है और उन पर तांबे के तारों को लपेटकर ट्रांसफार्मर की कुंडलियां बनाई जाती हैं। पटलित कोट बनाने से उनका पर्याप्त प्रतिरोध हो जाता है, जिससे कि उनमें भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती और उनकी ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय नहीं होता। बच्चों, इस प्रकार से आपका ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर में आपने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स, इसके बाद आपने पढ़े फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसके बाद आपने पढ़ा किसी चालक की गति के कारण उसके सरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर, इसके बाद आपने इस चैप्टर में फैराडे के नियम का सत्यापन किया, उसकी उत्पत्ति की, फिर आपने पढ़ा स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण व अन्योन्य प्रेरण गुणांक और भंवर धाराएं। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इस चैप्टर के कुछ मुख्य आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। एक पहला क्वेश्चन ये लिया कि यदि 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है रखा है, तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि लूप का तल नंबर 1 क्षेत्र के अभिलंबवत है, नंबर 2 क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है और नंबर 3 क्षेत्र के समांतर है। आपको इसके पहले हम पढ़ा चुके किसी तल या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किसी तल या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा के तुल्य होता है। इस क्वेश्चन में आपको पता है इसके एरिया का मान, इसके क्षेत्रफल का मान 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर आपको दिया गया है a इक्वल टू 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम MKS में मीटर में निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻²2 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। यहां पर चुंबक की तीव्रता का मान दिया है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहां से B की वैल्यू का मान हो गया 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय तीव्रता का मान हो गया। अगला फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं कि हमें इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि लूप का तल क्षेत्र के अभिलंबवत है। इस फॉर्मूले में ध्यान दें, यहां पर थीटा तल के लंबवत खींची गई रेखा एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। जब यहां पर ये लूप का तल क्षेत्र के अभिलंबवत है तो कंफर्म है कि यहां पर थीटा की वैल्यू का मान 0 होगा, क्योंकि तल के लंबवत खींची गई रेखा वो और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बीच के समांतर हो जाएंगे। जब थीटा की वैल्यू का मान 0 होगा
तब इस फॉर्मूले के अनुसार इस तरह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi इक्वल टू v की वैल्यू का मान 0.3, एरिया की वैल्यू का मान हो गया 6 गुणे 10 की घात 2 और थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू का मान 1 होगा। तो इस तरह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान इसको सॉल्व करने पर 1.8 10⁻⁻2 वेबर प्राप्त होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा वेबर होता है। ये इसका पहला पार्ट हो गया। या दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में कहा गया कि जब लूप का तल छिद्र से 30 अंश के कोण पर हो, जब लूप का तल छिद्र से 30 अंश के कोण पर है तो लूप के तल की लंबवत खींची गई रेखा व छिद्र के बीच के कोण का मान 60 अंश हो जाएगा। इस स्थिति में इसी फार्मूले से phi इक्वल टू है BA cos थीटा। अगर यहां पर इसकी वैल्यू रखें तो v की वैल्यू का मान 0.3 हो गया, एरिया का मान आपको पता है 6 गुणे 10 की घात 2 है और चूंकि यहां पर थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी तो यहां पर आएगा cos 60। तो इसकी वैल्यू का मान हो गया 1.8 10⁻⁻2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसकी वैल्यू का मान हो गया 0.9 into 10⁻⁻2 वेबर हो गया। तब इस तरह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.9 गुणे 10 की घात 2 वेबर होगा। जैसे तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट में कहा गया कि जब लूप का तल छिद्र के समांतर है, जब लूप का तल छिद्र के समांतर है तो तल की लंबवत खींची गई रेखा एवं चुंबकीय छिद्र के बीच का कोण 90 होगा। तो इसी फार्मूले के अनुसार तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi इक्वल टू BA cos थीटा हो गया। अगर यहां पर वैल्यूज के मान रखें तो v की वैल्यू का मान 0.3, एरिया का मान आपको दिया गया 6 गुणे 10 की घात 2, लेकिन थीटा की वैल्यू यहां पर 90 होगी तो यहां पर हो जाएगा cos 90। और आपको सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो निश्चित है इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। इस प्रकार से इस तल से बद्ध हम चुंबकीय फ्लक्स के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर का दूसरा अंकित है एक कुंडली का स्वापीड़न गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। आपको इस चैप्टर में हम पढ़ा चुके कि स्वापीड़न के कारण किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T के तुल्य होता है। ये फार्मूला आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब क्वेश्चन पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कुंडली का स्वापीड़न गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसका मतलब कि L की वैल्यू का मान 40 मिली हेनरी हो गया और अगर इसी को हम हेनरी में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 40 मिली हेनरी। तो इसी का मान हो गया 40 गुणे 10 की घात 3 हेनरी। ये हो गया इस कुंडली का स्वापीड़न गुणांक। इसमें वो कह रहा है धारा 5 मिली सेकेंड में, तो समय का मान यहां पर दिया गया है डेल्टा T 5 मिली सेकेंड यानी 5 गुणे 10 की घात 3 सेकेंड। 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, यानी धारा परिवर्तन का मान डेल्टा I इक्वल टू हो गया 12 - 2 यानी ये हो गया 10 एम्पियर। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। हमें इस फार्मूले का उपयोग करके विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो ये सारी वैल्यूज के मान इस फार्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस L की वैल्यू का मान ये हो गया 40 गुणे 10 की घात 3, डेल्टा I की वैल्यू का मान 10 एम्पियर तो ये हो गया 10 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू का मान 5 गुणे 10 की घात 3 है तो इसकी वैल्यू का मान 5 गुणे 10 की घात 3 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर E की वैल्यू का मान ये यहां पर आपस में कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू का मान आ गया -80 वोल्ट। इसका मतलब इस कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -80 वोल्ट हुआ। यहां पर ये ऋण चिन्ह शो करता है कि विद्युत वाहक बल इस प्रकार उत्पन्न होता है कि उत्पन्न होने वाली धारा का विरोध करे, इसलिए यहां पर ये ऋण चिन्ह प्राप्त होता है।